हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2021 एग्जाम के बारे में। सो कंप्लीट डिटेल्स। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होने वाला है, लेकिन मेरा सजेशन होगा आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस: फर्स्ट, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो कि क्या पैटर्न है और सिलेबस क्या है, जिससे आपको क्या क्या पढ़ना है किस किस सब्जेक्ट में, ये पता चल जाए। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। सिलेबस तो आपको मालूम है, लेकिन उसी सिलेबस में से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का अप्रोच क्या होता है, प्लस डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, ताकि आप उस दिशा में जब वो चैप्टर पढ़े तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि यहाँ पे प्रश्न मुझे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है। थर्ड, कट ऑफ मार्क्स ऑफ प्रीवियस ईयर। प्री और मेंस दोनों के हम कट ऑफ और फाइनल फाइनल कट ऑफ भी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ये तीनों देखेंगे, तीनों की क्या इंपॉर्टेंस है। और अच्छी तरह जब आप ये बात समझ जाएंगे प्री के कट ऑफ में, मेंस के कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में क्या फर्क है, फिर आप अपना एक टारगेट स्कोर तय कर सकते हैं। जब आपको ये तीनों बातें अच्छी तरह पता चल जाती हैं, मतलब आपके पास सारा बेसिक इंफॉर्मेशन है, अब अपनी तैयारी को प्लान करने का, आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके लिए आपके पास एनफ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। देन राइटिंग द मॉक टेस्ट। अब कोई भी हमें कुछ तैयारी करनी होती है तो पहले हम ये देखते हैं कि एज ऑन डेट आज हमारी स्थिति क्या है। फर्स्ट वी शुड टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन कि आज क्या स्थिति है और हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट यहाँ से पता चल गया, और आज हमारी क्या स्थिति है ये हमें पता चलेगा जब हम मॉक टेस्ट लिखेंगे। तो ये भी देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लिखना। एंड हाउ आई एग्जाम बी प्रिपेयर्स यू। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आई एग्जाम भी किस तरह से आपको गाइड करता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं अगर आप भी अपना 100% देते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नोटिफिकेशन आ गया क्या या आने वाला है क्या। सी, नोटिफिकेशन के आने के बाद हमें तैयारी शुरू नहीं करनी है, हमें तैयार रहना है कि जब नोटिफिकेशन आए तो हम रेडी हैं कि नहीं एग्जाम के लिए। पिछले साल के सारे रिजल्ट्स क्लियर हो गए हैं। 2019 में इसके पहले पेपर हुआ था। सारे स्टेट्स के रिजल्ट क्लियर हो गए हैं। अब काफी चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, और जो न्यूज है कि लगभग 1000 वैकेंसीज आने वाली हैं इस बार। सो आपको रेडी रहना है कि जब नोटिफिकेशन आए, 1 महीने में आए, 2 महीने में आए, नोटिफिकेशन तो आना ही है क्योंकि वो तो रुक नहीं सकता। आपको रेडी रहना है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप सोचेंगे कि अब ये पोस्टपोन हो जाए क्योंकि मेरी तो तैयारी है ही नहीं। ये नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन तक का सफर ये साल दर साल चलते रहता है और ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। इफ यू रियली वांट टू बी एन आरबीआई असिस्टेंट दिस ईयर, this is the right time to start your preparation. Okay, let us quickly see the pattern. अगर हम प्री की बात करें, क्योंकि ये एग्जाम 2 फेजेस में होता है, प्री एंड मेन। प्री क्वालिफाइंग होता है, प्री में क्वालिफाई करने के बाद आप मेन एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसके बाद एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मेन एग्जामिनेशन, इसका जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा क्रूशियल आपका मेन एग्जाम है। प्री क्लियर करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप प्री क्लियर नहीं करेंगे तो मेन आप नहीं लिख पाएंगे। एलिमिनेशन राउंड कह सकते हैं इसको। प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इजी होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पे एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। फास्ट भी करना है क्योंकि आप देख रहे हैं 20 मिनट्स में 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स में 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस, और इसी तरह से 20 मिनट्स में 35 रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस। यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी का खेल है प्री में। हालांकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इजी आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको देखते ही पेपर लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली ये इसका इजी होना ही हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंट बना देता है और हमें लगता है ये तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे। लेकिन
यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आसान देख करके आपको ये नहीं समझना है कि ये आसान पेपर है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल जो टेस्ट है वो ये है कि 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप कितनी स्पीड से करते हैं और कितना एक्यूरेटली करते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले साल अगर देखेंगे, जब हम लोग कट ऑफ देखेंगे तो मैक्सिमम जो था 96 था। तो यू कैन इमेजिन कि 100 में से 96 मार्क्स था कट ऑफ किसी एक स्टेट का, क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ होता है। अभी जब हम कट ऑफ स्कोर डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे प्री में कंपटीशन बहुत टफ है। क्वेश्चंस प्री में बहुत इजी हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं प्री एग्जाम को, जिसमें से कुछ थाउजेंड्स ही क्लियर कर पाते हैं प्री। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ। उसके बाद हम देखते हैं मेन। मेन की अगर हम बात करें तो इसका जो पैटर्न है, आप देखेंगे 3 सब्जेक्ट हमारे कॉमन है। इंग्लिश लैंग्वेज प्री में भी था, न्यूमेरिकल एबिलिटी प्री में भी था, और रीजनिंग एबिलिटी। तो ये 3 हमारे कॉमन है, प्लस कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। सो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो एक्चुअली प्री की ना करके आपको अपनी तैयारी मेन की शुरू करनी चाहिए। मेन एग्जामिनेशन की आप तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्री की इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। और जब आपका नोटिफिकेशन आ जाता है और प्री का एग्जाम सपोज कि 20 डेज बचते हैं, तब फिर आप प्री के हिसाब से मॉक टेस्ट लिखना शुरू करें। या एक महीना जब आपके पेपर में रहता है प्री, तब आप भले प्री पे ज्यादा फोकस करना शुरू करें, लेकिन तब भी मेन को पूरी तरह ना छोड़े, क्योंकि एक्चुअली मेन एग्जामिनेशन में जो आपका एग्रीगेट कट ऑफ होगा उसमें कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का बहुत क्रूशियल रोल होता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपको शुरू से करनी है। ठीक है, ताकि मेन एग्जामिनेशन में आपकी डिपेंडेंसी इन तीनों सब्जेक्ट पर सिर्फ ना रहे। और ऑब्वियसली इन तीनों में भी आप मेहनत करेंगे, लेकिन अगर कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आप एक अच्छा खासा पोर्शन निकाल लेते हैं अपने एग्रीगेट मार्क्स का, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपके 40 क्वेश्चंस पांचों सब्जेक्ट में है। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 1 मार्क ईच, और आपको टोटल 2 आवर्स 15 मिनट्स मिलते हैं। आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट्स, जो मैं कहूंगी कि सफिशियंट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, यहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स, फास्ट कैलकुलेशन पता होना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 30 मिनट्स, हो सकता है एक आध जो डिफिकल्ट वाला पजल हो वो आपको आइडेंटिफाई करके छोड़ना पड़े। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मिनट्स एनफ है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 25 मिनट्स एनफ है। बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। पैटर्न के बाद बारी आती है सिलेबस की, ये भी हमें पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पे हम प्री की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग एबिलिटी, ये आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस आपको प्री और मेन दोनों का लेके चलना है इन तीनों सब्जेक्ट्स में, लेकिन यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे प्री में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड है और इजी है, इसलिए आपको थोड़ा सा फर्क दिखेगा प्री और मेन के इन तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस में। ये हो गया प्री। अगर हम मेन की बात करें तो फिर मेन में ये रिपीटेड होंगे काफी सारे सिलेबस तीनों सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे कंप्यूटर नॉलेज का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर नॉलेज के, और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको इन सेक्शंस की तैयारी करनी पड़ेगी। चूंकि ये आरबीआई का एग्जाम है, मॉनेटरी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीमेंट डील्स, बैंकिंग टर्म्स एंड रेट्स प्रोसेसेस, साथ ही साथ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा, इसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड, अवार्ड्स रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप बीपीडिया फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज करना शुरू कर दें। बीपीडिया है क्या? ये एक वीकली एंड मंथली कॉम्पिलेशन है आई एग्जाम बी के द्वारा। हम लोगों ने क्या किया है, वीकली जो बीपीडिया होगा उस पर्टिकुलर वीक में जितने भी न्यूज होंगे, फिनांस से रिलेटेड सारे न्यूज एक साथ, बैंकिंग से रिलेटेड सारे न्यूज एक साथ, इस तरह से सारे अवार्ड्स एक साथ, इस तरह से आपको ये
सारा कंपाइल करके मिलेगा, अलग अलग सोर्सेज से ढूंढ करके निकाला हुआ। सो आपकी सारी मेहनत यहाँ पे बच जाती है, क्योंकि ये सारा हम करके देते हैं और वही न्यूज़ वहाँ पे दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आजकल ये देखा गया है, सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट में ही नहीं, सारे एग्जाम्स में, कि लगभग लगभग 60% क्वेश्चंस जो होते हैं जनरल अवेयरनेस के, वो करंट अफेयर से कवर हो जाते हैं। सो आप अगर बीपीडिया अच्छे से डिलीजेंटली रिलीजियसली पढ़ते हैं तो आपका जनरल अवेयरनेस का काफी सारा पार्ट इससे कवर हो जाएगा। एंड मॉक टेस्ट की तरह ही बीपीडिया भी आई एग्जाम भी वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है। सो इसके लिए भी आपको कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ एक बार यहाँ पे और याद दिलाना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा था कि आप मेन एग्जाम की तैयारी करें शुरुआत से ही, क्योंकि इससे एक फायदा और भी ये होगा कि प्री में क्वेश्चंस इजी आते रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि इस साल टफ नहीं आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब इजी आ रहे थे तो मैक्सिमम कट ऑफ हमारा 96 गया था। अगर मान लो मॉडरेट लेवल आएगा तो हो सकता है 75 to 80 जाए। अगर डिफिकल्ट लेवल हो जाए तो हो सकता है हमारा कट ऑफ 50 के अराउंड भी चला जाए। तो इसके लिए आपको तीनों तरह के पेपर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जरूर है कि आरबीआई असिस्टेंट में अभी तक प्री में काफी इजी क्वेश्चंस आते रहे हैं, लेकिन मान लो इस साल मॉडरेट लेवल आ जाए तो अगर आपने मेन एग्जाम की तैयारी की है तो फिर आपको इन तीनों सब्जेक्ट में, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग एबिलिटी में, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी और आपका प्री हाथ से नहीं निकलेगा। जबकि अगर आप मेन को छोड़ करके, काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पहले प्री तो क्लियर हो, मैं तो सिर्फ प्री की तैयारी करूंगा, प्री प्री क्लियर होने के बाद मेन एग्जाम की तैयारी शुरू करूंगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि दो बातें हैं। पहला, कि प्री के बाद आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप उतने हाई लेवल तक क्वेश्चंस कर पाएं और कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस दो एडिशनल सब्जेक्ट भी कर पाएं। और दूसरा, अगर प्री में भी क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आ गया तो प्री क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, किन चैप्टर्स से क्वेश्चन आए थे। पहले हम प्री के क्वेश्चंस देखते हैं। तो प्री में अगर इंग्लिश की बात करें, स्टोरी बेस्ड आरसी और स्टोरी बेस्ड पैराजम्पल। तो आप सभी को मालूम है कि अगर स्टोरी बेस्ड है तो इट इज एक्चुअली वेरी इजी। सो 10 क्वेश्चंस आरसी से थे, पैराजम्पल 5, फिलर 5, स्पेलिंग रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन एंड वर्ड एक्सचेंज। कुल मिलाकर पेपर इजी लेवल का था। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मंथ बेस्ड पजल एंड दो सिटिंग अरेंजमेंट थे, एक तो सर्कुलर और एक डबल रो, जिसमें कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे, कुछ लोग साउथ। इसी तरह से सर्कुलर में इनसाइड फेसिंग 8 लोग थे। ब्लड रिलेशनशिप बेस्ड पजल, सो एक और पजल हो गया। सो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस तो पजल से हो गए आउट ऑफ 35। इसका मतलब है कि इवन प्री के लिए भी आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी भी आपने प्रैक्टिस की है तो यहाँ पे लेवल ऐसा होगा कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चंस थे, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिकल वर्ड फॉर्मेशन के 2 क्वेश्चन थे, देन सिलॉग्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। कुल मिला के पेपर यहाँ पे भी इजी था। किस किस सेक्शन से आया था ये हमने देख लिया। इसी तरह से क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस, इजी लेवल। यहाँ पे बस कैलकुलेशन मैटर करेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी, इसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आपको जरूर आने चाहिए। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करते रहेंगे तो फिर ये मुश्किल होगा। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं, कहीं पे आपको मान लो कोई सम आप सॉल्व कर रहे हो और 42 इंटू 11 आ गया लास्ट में, राइट। अब अगर आप कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो 42 अब इस मेथड को यहाँ पे आपने 1 2 3 3 स्टेप में इसको सॉल्व किया। अब कितना भी फास्ट करेंगे तो चलो, अभी शुरू में मान लो हाफ मिनट लग रहा है तो बहुत फास्ट करेंगे तो हम 15 सेकेंड में कर लेंगे। चूंकि ज्यादा स्टेप्स हैं, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, तो हमें नए तरीके से कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। करने के लिए कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊं, ये बहुत सिंपल सा है। इस तरह के कई सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत फास्ट बना देंगे। आप क्वांट के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली इन दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए, 4 + 2 और 6 बीच में लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। सो मान लो 51 इंटू 11, तो अब क्या करना है, 5 + 1 6,
561। अगर हमें 72 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 7 + 2 9, 792। क्लियर? सीरीज के क्वेश्चन 5, डेटा इंटरप्रिटेशन 5, 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस, टोटल 35 क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर कैलकुलेशन बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन पूरा कैलकुलेशन बेस्ड। सीरीज में जैसे ही आपको समझ में आता है पैटर्न क्या है, या पैटर्न समझने के लिए भी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशन का बहुत महत्व है। अरिथमेटिक क्वेश्चंस में भी एक बार आपके इक्वेशन बन गए, फिर आपको कैलकुलेशन। यहाँ पे भी लेवल इजी था। अब आते हैं मेन एग्जामिनेशन पे। मेन में अगर आप देखें तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें 3 पजल थे, 4 क्वेश्चन ईच, 12, सीटिंग अरेंजमेंट 10, 2 स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन बेस्ड 3 क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशनशिप 2, कॉमन सेंस रीजनिंग 3 एंड कोडिंग डिकोडिंग 5। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत टफ वाला नहीं आया था। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। तीनों पजल में एक पजल थोड़ा ट्रिकी था, सो यहाँ पे कई लोग उस पजल में अटक गए थे, लेकिन 2 पजल डुएबल था। सिटिंग अरेंजमेंट में भी एक जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो थोड़ा सा ट्रिकी था। सो आप ये समझ के चले कि यहाँ पे 2 पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका सॉल्व हो गया था, या इस तरह का क्वेश्चन आए और सॉल्व हो जाता है तो यू शुड बी हैप्पी। ओके, क्योंकि कट ऑफ फिर उसी हिसाब से आएगी, अभी हम आगे देखेंगे। क्वांट में 10 क्वेश्चंस थे, डीआई केसलेट डीआई 5, अप्रोक्सीमेशन 5, 15 अरिथमेटिक क्वेश्चंस, डेटा सफिशिएंसी 5, 40 क्वेश्चंस। जब ये एग्जाम हुआ था 2020 में हुआ था, एक्चुअली 2019 का एग्जाम था, लेकिन पेपर 2020 में हुआ था। तब हम लोगों ने इसकी एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था, उसका भी हम लिंक डाल देते हैं, जिससे कि आपको पूरी डिटेल में पता चल जाए कि डीआई में फिर क्या था। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, उस वीडियो से आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। नेक्स्ट, इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश में आरसी 8 क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5, पैराजम्बल्स 5, 6 सेंटेंसेस गिवन थे, क्लोज टेस्ट 7, मैच द कॉलम 5, फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन एंड एरर डिटेक्शन। यहाँ पे भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, कुछ 2-3 क्वेश्चन थे थोड़े डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस बहुत इजी भी थे, रेस्ट जो क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल के थे। ये भी आपको एनालिसिस में जो वीडियो लिंक होगी वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इवन शॉर्टकट कीज से भी क्वेश्चंस आए थे, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और ऑपरेशंस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड वायरस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 60% लगभग क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए थे। जो आपको वीडियो का लिंक दिया जाएगा उसमें वहां पे उसकी भी डिटेल है। सो ओवरऑल आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा प्री एंड मेन के पेपर की डिफिकल्टी लेवल का, और साथ ही साथ किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। अब अगर हम प्री के कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ मार्क्स फॉर प्रीवियस ईयर, इसमें आप देखोगे कि 2017 प्री मेंस एंड 2019 प्री मेंस दोनों के कट ऑफ हैं। तो अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 2019 में 96.75 था मैक्सिमम कट ऑफ जो मैंने बोला, एंड 87.75 था मिनिमम कट ऑफ। तो और सारे स्टेट का इसी के बीच में कहीं ना कहीं था, मतलब आउट ऑफ 100 87.75 से कम किसी का भी आया होगा तो किसी भी स्टेट का हो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा प्री में। तो आप सोच लो कि इस तरह के इजी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अपना टारगेट स्कोर, अगर पेपर इजी आ रहा है तो कहीं ना कहीं 95 के आसपास रखना पड़ेगा। अगर पेपर मॉडरेट आया तो भी 85 तो रखना ही होगा। सो ये आपका टारगेट स्कोर हो गया 2019 के कट ऑफ के बेसिस पे। कट ऑफ दो चीजों पे डिपेंड करती है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर और नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो अभी जब इस साल वैकेंसी आएगी तब एग्जैक्टली हमें पता चलेगा। अगर हम 2017 की बात करें तो मैक्सिमम जो था 87.50 और मिनिमम था 74.25। ठीक है, ये तो प्री हो गया। प्री के कट ऑफ का मतलब है कि अगर 87.50 कट ऑफ है और आपका 87.50 मार्क्स आया है तो यू हैव क्लियर्ड प्री एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू राइट मेन एग्जामिनेशन। लेकिन मेन के कट ऑफ का क्या मतलब है, अगर हम मेन को देखें 2017 एंड 2019 में तो मैक्सिमम जो था 128.75 था, आउट ऑफ 200 है ये, और मिनिमम 107 था,
मैक्सिमम मिनिमम मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है। सो जिस स्टेट का मिनिमम था वहां 107 था और मैक्सिमम था वहां 128.75 था। और अगर हम 2019 की बात करें तो 86.25 था मिनिमम और 126.75 था मैक्सिमम। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि जैसे हमने प्री में देखा था 87.75 अगर कट ऑफ है और हमारा 87.75 आ गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 87.75 आया या 97.75 आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों के साथ बस इतना ही हुआ कि अब वो मेंस लिख पाएंगे। लेकिन मेन का जो कट ऑफ है उसमें ये बात लागू नहीं होती है। सो आप देख रहे हैं कि जो रेंज है 2019 की 126.75 को मैं 127 लेती हूँ और इसको मैं 87 ले लेती हूँ, ये रेंज है। मतलब जहां पे वैकेंसीज ज्यादा होंगी वहां पे 87 कट ऑफ गया है, जहां पे वैकेंसीज कम थी वहां पे ये कट ऑफ गया होगा। तो अब आपको देखना है आप कौन से स्टेट में हैं, कहीं बीच में हैं, उस हिसाब से आप अपना टारगेट स्कोर तय करेंगे। अब टारगेट स्कोर कैसे तय करेंगे? जैसे कि मैंने प्री के लिए आपको बताया था कि इजी लेवल क्वेश्चन के लिए 95 तो कम से कम रखेंगे और मॉडरेट के लिए 85 रखेंगे। लेकिन मेन के लिए टारगेट स्कोर कैसे आप तय करेंगे? इसके लिए यहाँ पे आरटीआई से जो इंफॉर्मेशन मंगवाई गई थी, तो 2019 में पटना ऑफिस में पटना का जो मेन का कट ऑफ था वो था 108.25, ठीक है। और भुवनेश्वर का जो मेन का कट ऑफ था वह था 103.25। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ वो था 128.50, मतलब एलपीटी के बाद, और पटना में था 126.25, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि आपको ये मेन के कट ऑफ पे फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको ये फाइनल कट ऑफ पे फोकस करना है। और आप देख रहे हैं लगभग लगभग 20 मार्क्स का फर्क है, यहाँ पे 20 से थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे 20 से थोड़ा कम है। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट में हैं जहां वैकेंसी बहुत कम है तो आपको 127, मतलब कि मैं कहूंगी 150 का आपको टारगेट स्कोर लेके चलना चाहिए। टारगेट स्कोर थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए ताकि कहीं कुछ गलती हो गई तो भी हम बॉर्डर लाइन केस ना बने। और अगर आप ऐसे स्टेट से फिल कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो भी मैं कहूंगी 120 आपको अपना टारगेट स्कोर रखना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा प्री, मेन और फाइनल कट ऑफ में क्या फर्क है और हमें उसको देखते हुए किस तरह से अपना टारगेट स्कोर तय करना है। क्लियर? नाउ मॉक टेस्ट क्यों लिखना इम्पॉर्टेंट है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये हमें एक आईना दिखाता है, हमें बताता है कि अभी हमारा प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है और हाउ टू डू इट। तो सबसे पहले प्री और मेंस दोनों का मेमोरी बेस्ड पेपर, बोथ 2017 का और 2019 का, ये पेपर आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों मतलब चारों पेपर का लिंक भी मिल जाएगा। प्री के 2 2017 एंड 2019 एंड मेन के 2 2017 एंड 2019। तो मैं कहूंगी आप जरूर इन पेपर्स को लिखें और एक आइडिया लग जाएगा। एनालाइज भी करें कि आपका किस किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली आप उन पे वर्क करना शुरू कर दें। सो आई एग्जाम भी कैसे प्रिपेयर कराता है आपको इस एग्जाम के लिए, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हमारे ऑनलाइन कोर्स में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स प्लस लाइव क्लासेस। सो ये दोनों मिलेंगी आपको। और आप देख सकते हैं 350 प्लस वीडियो लेसन्स प्लस पीडीएफ स्टडी नोट्स। इस तरह के एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हर वीडियो के बाद आपको सीसीक्यूज मिलते हैं, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस। उस वीडियो में जो बताया गया वो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, जब आप वो कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं आपको आइडिया लग जाता है। नहीं समझ में आई, वापस आप जाके वीडियो देखते हैं, क्लैरिटी आ जाती है। देन चैप्टर टेस्ट्स। अब ये जो चैप्टर टेस्ट्स होते हैं वो हर लेवल के होंगे। सबसे पहले इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड फिर डिफिकल्ट लेवल। तो ग्रेजुअली आप डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। कई बार आपको ऐसा होता है कि अब सिलॉग्स है तो सिर्फ ये चैप्टर टेस्ट से आपका काम नहीं बनता, आपको बहुत सारे
क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह से सीरीज है, सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए। सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मुहैया कराए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है सेक्शन टेस्ट की। जो चैप्टर टेस्ट है, सीसीक्यू है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ये जिस चैप्टर की वहां पे बात हो रही है उसी एक चैप्टर से होगा। अगर वीडियो परसेंटेज का है तो उसमें सीसीक्यू सारे उसी परसेंटेज के होंगे, उसी सब चैप्टर के। चैप्टर टेस्ट परसेंटेज के अगर हैं, सारे क्वेश्चंस पर परसेंटेज रिलेटेड होंगे। इसी तरह से चैप्टर टेस्ट 3 इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट के बाद परसेंटेज रिलेटेड डेटा सफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और डीआई भी होगा, परसेंटेज रिलेटेड डीआई टेस्ट भी होगा। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस परसेंटेज रिलेटेड होंगे। इसके बाद बारी आएगी सेक्शन टेस्ट की। जो सेक्शन टेस्ट होगा इसमें कॉम्बिनेशन होगा, मतलब उसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन होंगे, डीआई भी होगा, सीरीज भी होगा, क्योंकि अब आप तैयार हो गए हैं सारे चैप्टर्स को करके। सो सेक्शन टेस्ट एंड देन मॉक टेस्ट। सो इस तरह से अगर आप ग्रेजुअली जाते हैं तो सवाल ही नहीं है कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन जरूरत यह है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। पहले कॉन्सेप्ट समझें और फिर प्रैक्टिस करें। सो कॉन्सेप्ट समझना इज ओनली 20% ऑफ द प्रिपरेशन। 80% तो आपका प्रैक्टिस है। कितना आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने में मिलते हैं और उनसे जो आपकी लर्निंग आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन 23 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, 100 प्लस डिफिकल्टी बेस्ड चैप्टर टेस्ट, ये मैंने बता दिया। लाइव क्लासेस फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन। सो एवरी डे एटलीस्ट 1 क्लास तो होगी आपकी। एवरी डे एटलीस्ट 1, मतलब ये 2 भी हो सकती है, कभी कभी 3 भी हो सकती है। साथ ही साथ वीकली टेस्ट, इतने सारे टेस्ट के बाद वीकली टेस्ट जो आपके लाइव सेशंस होंगे। सो इस तरह के का आपको प्लान दे दिया जाएगा, एक शेड्यूल दे दिया जाएगा। सो 24 मई को मान लो हमारा शुरू हो रहा है नया बैच। सो 24 मई को क्या क्लास होगी, 25 को क्या होगी, 26 को क्या होगी, 27, 28, 29। सो इस तरह से आपको पूरे अगस्त तक का, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त एंड तक में इसका एग्जाम होना चाहिए प्री, अगर सब कुछ सही रहा। अगर बाद में भी होता है, मान लो सितंबर में भी होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ताकि उसके बाद जो आपको टाइम मिले उसमें आप और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो हर दिन का एक प्लान है और फिर संडे को वीकली टेस्ट। अब इस वीकली टेस्ट में क्या होगा, इस हफ्ते जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, जितनी भी क्लासेस हुई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे इस वीकली टेस्ट में। सो इफ वी टॉक अबाउट द फैकल्टी, तो आप देख सकते हैं ये डिटेल, आप पॉज करके ये डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मिस्टर सुशील रगड़े, ये एक्स ग्रेड बी ऑफिसर आरबीआई। सो ही विल टेक योर क्लासेस, आई विल टेक, then Jayanti ma'am will take your computer classes, Mr. Anshul Malik for reasoning, Miss Manali Mukherjee for English, Mr. Amit Rahi, he will be taking your general awareness part, and Mr. Karan Sardana, he is an expert in quantitative aptitude, 13 plus years experience he is having. So this is the team which is going to prepare you for this examination. So this was the complete basic information about this examination. पूरा एक बेसिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब लगातार ही इस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन आते रहें। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी 24 मई से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, 24 मई 2021, and you can enroll now for this batch. If you have any query, any doubt, you can call at this number 920-55-24028. So thank you friends, thanks for watching.